I am KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, आज हम आपको जिस मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं उनका स्टार्टअप की दुनिया में एक अच्छा सा खासा एक्सपीरियंस है। वे अब तक 3 स्टार्टअप्स में काम कर चुके हैं और इस समय एक स्टार्टअप के को फाउंडर और सीईओ हैं। मेरे ख्याल से स्टार्टअप्स के बारे में ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए उनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। आज हम उनसे स्टार्टअप को सफल बनाने के नुस्खे जानना चाहेंगे। तो आइए स्वागत करें एम्बिशन बॉक्स के को फाउंडर एंड सीईओ दीपक जी का। दीपक, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप एम्बिशन बॉक्स के को फाउंडर और सीईओ हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एम्बिशन बॉक्स क्या करता है और इसको शुरू करने के लिए आपके दिमाग में विचार कैसे आया। ओके, सो सो एडमिशन बॉक्स के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लेटफॉर्म एक ओवरसीज एजुकेशन के लिए है। जैसा कि हम सब जानते हैं, देर आर स्टूडेंट्स जो हर साल बाहर जाते हैं अपने एजुकेशन के लिए फॉर वेरियस रीजंस, राइट। कुछ को माइग्रेट होना है, सम पीपल जो जाते हैं उनको बेसिकली वहाँ पे पढ़ाई करके वापस आके अपने इंडिया में बिजनेस करना है या फिर इंडिया में जॉब्स करनी है, राइट। तो मल्टीपल तरह के बच्चे होते हैं, बट इनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, बिकॉज भले आज की डेट में इंटरनेट बहुत इंप्रूव हो गया है, आपके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट एक चैलेंज इनके पास होता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि आप जैसे यूके डेस्टिनेशन आप ले लीजिए, तो यूके जैसी कंट्री में देर आर क्लोज टू 100 यूनिवर्सिटीज। अब वहां पे क्या होता है, बच्चे को, मुझे पता है कि मुझे लंदन जाना है, मुझे कार्डिफ जाना है, मुझे वेल्स जाना है, मुझे मैनचेस्टर जाना है, राइट। बट वहां पे जाके बच्चे को ये भी अभी नहीं पता होता है कि मुझे किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, कहाँ पे मैं एलिजिबल ज्यादा हूँ, कहाँ पे मेरा सिलेक्शन बेटर हो सकता है, कहाँ पे मुझे मेरे मेरे लिए लर्निंग बेटर होगा, कहाँ पे मेरे टाइप्स के जॉब्स मिलेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, और वो रिसर्च आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप कितना इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओगे फॉर विद रेस्पेक्ट टू वन वन रीजन ऑफ दैट कंट्री। इसलिए वहां पे हमारी एक्सपर्टाइज आती है, जहाँ पे वी हैव प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी मार्केट। वी हैव अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी यूनिवर्सिटीज कैन, वो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनको किस तरह के बच्चे चाहिए। पोस्ट ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ पे एलिजिबिलिटी ये है बट सिलेक्शन रेट्स उसके बहुत ऊपर जाता है। तो भले आप अप्लाई करोगे, आपको लगेगा आप एलिजिबल हो, बट फाइनली आपके ऑफर्स नहीं आएंगे। या फिर बहुत सारी चीजें मैटर करती है कि आप किस पॉइंट इन टाइम पे अप्लाई भी कर रहे हो। अगर एक सितंबर आपका जैसे एक बहुत बड़ा इंटेक होता है सितंबर में, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जहाँ पे आप सितंबर में अप्लाई करना, आपको एडमिशन लेना है, बट आप जनवरी में अप्लाई करो या आप अप्रैल में अप्लाई करो, आपके डिसीजन डिफरेंट होते हैं। तो उन चीजों को भी फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं। तो इस जो मेरे दिमाग में थॉट था जब मैं एडमिशन बॉक्स के बारे में सोच रहा था, सबसे पहली चीज ये थी कि बच्चों को जो अप्लाई करना है, बच्चे के पास राइट इन्फॉर्मेशन है। वो राइट इन्फॉर्मेशन कैसे आएगा, दैट वी गैदर ऑल दीज डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द मार्केट by looking at all the previous historical records, by building that whole system and build a platform, an engine which uses the technology or the platform or the latest features in the market to give you the right suggestions. मैं नहीं चाहता कि बच्चे को 20 जगह अप्लाई करना पड़े तो डिसाइड करने के लिए कि मेरे को किस दो यूनिवर्सिटी के बीच में डिसाइड करना है। बेटर ये हुआ कि वो 3 या 4 या 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, उनके पास वो 2 ऑफर लेटर्स, एडमिशन ऑफर्स उनके पास टाइम पे हो, ताकि वो डिसीजन ले पाए। इससे 2-3 एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे का टाइम बचता है, बच्चे को राइट इन्फॉर्मेशन मिलता है, बच्चे सही जगह अप्लाई करते हैं। दूसरे बैकएंड पे एक यूनिवर्सिटीज को भी बहुत बेटर गाइडेंस सपोर्ट मिल जाता है, बिकॉज उनको पता होता है, उनके पास भी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको बताया कि 20 एप्लीकेशन की जगह 5 एप्लीकेशन हो भी शायद आपका एक बच्चे का काम हो जाए। तो वो एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है बच्चों को भी और यूनिवर्सिटीज को भी, तो कि यूनिवर्सिटी भी अपना सही प्रोसेसिंग करती है। यूनिवर्सिटीज के पास भी वही बच्चे पहुंचते हैं जो टेक्निकली उनके पास आने वाले हैं, उनके पास भी क्लैरिटी, उनका प्रोसेस, उनका सिस्टम बेटर होता है। तो इस चीज को थॉट में लेके था, जिसके बेसिस पे मैंने ये प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा, एंड देन वी डिड ऑल द रिसर्च एंड देन वी डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की एक और खासियत ये है इनफैक्ट कि ये प्लेटफॉर्म हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ साथ, अगर आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे एडमिशन कंसल्टेंट्स भी होते हैं जिनके थ्रू बहुत सारे बच्चे आते हैं। अब आप हर एडमिशन कंसल्टेंट मार्केट में लोकली अवेलेबल है। एक नंबर अगर इसके साथ अटैच करूं तो इंडिया में कुछ 10 से 12 हज़ार एडमिशन कंसल्टेंट है जो पूरे इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में डिस्ट्रीब्यूट है। तो बच्चे इनके पास आते हैं, इनके पास भी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाती, विच इज वेर ये प्लेटफॉर्म उनको भी हेल्प करता है ताकि वो बच्चों के लिए राइट गाइडेंस, राइट इन्फॉर्मेशन दे सके एंड उनका बिजनेस भी इक्वली फ्लरिश।
सो यही थॉट था। इसके साथ ऑब्वियसली फिर फाइनली हमने कंसिडर किया कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं। हमारे स्टेक होल्डर्स हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे, हमारे स्टेक होल्डर्स हमारे कंसल्टेंट्स हैं मार्केट में जो इंडिया में वाइडली अवेलेबल हैं, प्लस हमारी यूनिवर्सिटीज पार्टनरशिप्स हैं जो आपके यूके, यूएस, कनाडा, और ये 4 मेजर डेस्टिनेशन है जिसके साथ जिन पे मैं काम करता हूँ। तो इन चारों के लिए, इन तीनों को कंसिडर करके वी डिसाइडेड ओके लेट्स लॉन्च अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एडमिशन बॉक्स व्हिच कैन हेल्प ऑल ऑफ देम। Very nice. It means you are giving a single stop solution to the students who want to take admission in foreign universities. एब्सोल्युटली, अगर आप बेस प्रोडक्ट के एस्पेक्ट में बोलेंगे तो यस, दिस इज वेयर वी स्टार्टेड ऑफ। बट एज इन व्हेन वी ऑब्वियसली वी जब हमने डिटेल में जाना शुरू किया, हमने बच्चों से बात करना शुरू किया, हमने कंसल्टेंट से बात करना शुरू किया, हमने यूनिवर्सिटी से बात करना शुरू किया, तो हमें और चीज़ें समझ में आई। बच्चों को हेल्प चाहिए ऐसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, आपके बहुत बार आपके पास रिक्वायरमेंट होती है एक एग्जाम, आइल्स जैसे एग्जाम को देने के लिए, इंग्लिश के मल्टीपल तरह के एग्जाम्स होते हैं वो देने के लिए, फिर आपको वीज़ा प्रोसेस में हेल्प चाहिए होता है, बच्चों को टिकट्स में हेल्प चाहिए होता है, बच्चों को अकोमोडेशन में हेल्प चाहिए होता है, बच्चों को बैंक लोन में हेल्प चाहिए होता है, फिनेंसेस प्रोड्यूस करने के लिए, फिनेंसेस अपनी फीस पे करने के लिए। इन सारी चीज़ों को हेल्प करके भी इसके साथ जो हमारा प्लेटफॉर्म का फेज 2 आएगा वो इन चीज़ों को भी कंसिडर करेगा। तो फेज 1 में हम उनको हेल्प कर रहे हैं एडमिशन में, फेज 2 में उनको हेल्प कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ें जो उनको हेल्प करेगा ताकि उनका एडमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके एंड वो अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सके। Wow, wow. I really appreciate and salute your thought कि आप फॉरेन एडमिशन को बच्चों के लिए एकदम से हैसल फ्री बना लेंगे। वेरी नाइस दीपक, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस आइडिया। तो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादातर हमने देखा है कि 10 में से सिर्फ 2 ही स्टार्टअप जो है वो सफल हो पाती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इतने हाई फेलियर रेट का क्या कारण है? अगर आप इसका सवाल मैं अपने एक्सपीरियंस से 2-4 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट आई थिंक चीज़ होती है, हमें अपने कस्टमर को बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बहुत चीज़ें मिक्स करके बनती है, राइट। बिजनेस इज नॉट ओनली कस्टमर एंड इज नॉट ओनली प्रोडक्ट, राइट। यू ऑल्सो, हमें हमेशा समझना होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, बट हमें उसे ये भी समझना रहेगा कि जो प्रोडक्ट हम उस कस्टमर के नीड से क्रिएट करेंगे वो कितना वाइबल है, वो कितना सस्टेनेबल है, वो कितना इकोनॉमिकली सस्टेन करेगा ओवरऑल इन द मार्केट एज वेल। तो हमें उन चीज़ों को कंबाइन करके ही डिसाइड करना होता है। बहुत बार ऐसा बिजनेस होता है कि हमने बस स्टार्ट किया बट रियलाइज कि हम स्केल नहीं कर पा रहे एक लिमिट से ज़्यादा। एंड हमें सबसे बड़ी गलती हम कब करते हैं, जब हम मार्केट रिसर्च प्रॉपरली नहीं करते। हमें ये नहीं क्लैरिटी होती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में इनिशियली, एक और अगर एग्जाम्पल तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया। अगर आप बोलोगे 0 to 1 के लेवल पे अगर हम स्केल करते हैं इसे, बहुत अच्छा किया, बट द प्रॉब्लम उनको चैलेंज हुआ, वो 0 to 1 भी कर गए, 1 to 10 भी कर गए, बट जब उनको स्केल करना पड़ा उसके आगे, दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि अब उनका बिजनेस स्केल नहीं हो रहा है। तो गलतियां क्या होती है सबसे बड़ी, कि हम मार्केट कैप्चर करने के लिए हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, हम ब्रांडिंग के पीछे लग जाते हैं, हम मार्केटिंग के पीछे लग जाते हैं, बहुत बड़ी एडमिशन सेल्स, अगर एजुकेशन की दुनिया में बोलोगे तो हम बहुत बड़ा सेटअप कर देते हैं। बट जब हम रियलाइज करते हैं कि जब फ्यूचर में मेरा बिजनेस बढ़ेगा, जो हमने प्लान किया होता है वो एक्चुअली नहीं होता है, बट वो पैसे लग चुके होते हैं, तो उससे पीछे जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कुछ कंपनीज के लिए। एंड बहुत सारी कंपनीज आई थी, अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ कंपनीज आई थी कोविड के टाइम पे जो कोडिंग को लेकर के स्टार्ट किया था, या फिर कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था 1-on-1 कोचिंग देंगे, राइट। बट उसकी अपनी लिमिटेशन होती है, द नंबर ऑफ पीपल हु फाइनली वांट्स टू लर्न कोडिंग, वो एक लिमिटेड बेस है आपके लिए। वी थॉट कि हम हर स्कूल के बच्चे को पढ़ाएंगे, बट हर बच्चे का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। हमने कोशिश किया कि हम 1-on-1 कोचिंग स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, उस पर उसकी खुद की लिमिटेशन है, बिकॉज आप कितने टीचर्स एक जगह लेके आ पाएंगे, एंड आप कैसे इंश्योर करोगे कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो विच इज आप देखोगे बहुत सारी चीजें कोविड के फेज में भी आई थी, बहुत अच्छा इन्होंने किया भी, बहुत अच्छा स्टार्ट भी किया। मैं बस एजुकेशन के एग्जांपल लेके आपको 2-3 चीजें समझा रहा हूँ। कोविड जब खत्म हुआ तो वी रियलाइज की ये चीजें नहीं स्केल हो सकती हैं, बच्चों के स्कूल्स होते हैं, बच्चों के अपने कॉलेजेस होते हैं, बच्चों के अपने एग्जाम चल रहे होते हैं, तो उसमें ऐसा फिर फाइनली बन गया है कि एक मॉडल बनता है हाइब्रिड वाला, जहाँ पे हमने कोशिश सबने ये की कि ठीक है हम बच्चों को रिकॉर्ड करके लेक्चर्स देते हैं कुछ पोर्शन, और वो हम बेस्ट ऑफ द फैकल्टी से करेंगे, क्योंकि उसकी डिलीवरी बेटर होगी, बच्चे को समझ बेटर आएगा, इन फैकल्टीज के, इन टीचर्स के आउटपुट हमेशा से बेटर रहे, इन टर्म बच्चों के स्कोर्स अच्छे रहे, बच्चों की पास रेट्स अच्छे रहे इन फॉर्म में, राइट। एंड कुछ पोर्शन को हम कोशिश करते हैं कि फिर उनको हम कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस डिस्कशन के पार्ट में भी रखें। ऐसा हो सकता है कि अगर आपको एक हफ्ते में 10 घंटे पढ़ाने की जरूरत पड़ती है कोई भी टॉपिक, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ टेस्ट प्रेप के सेगमेंट मार्केट में, जहाँ पे बच्चे सीए के लिए पढ़ते हैं,
इंजीनियरिंग के लिए पढ़ते हैं, मेडिकल के लिए पढ़ते हैं, अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको 10 घंटे की क्लासेस की जरूरत है हर हफ्ते, जितना आपको कंप्लीट करना है पोर्शन उसके हिसाब से, तो कोर्स हमें इस तरह से बनाना चाहिए होता है वहाँ पे कि हम 7 घंटे, 7.5 घंटे, 8 घंटे का कंटेंट हम बच्चे को दे दें, 2 घंटे का डिस्कशन हम रखें, ताकि बच्चा अपना इन्फॉर्मेशन को सही से ग्रास्प भी कर सके, सही से अपने क्वेश्चंस को भी पूछ सके एंड पूरी क्लैरिटी भी ला सके। तो इस एस्पेक्ट में एक ये गलतियां हो जाती है मार्केट से प्लेयर्स में, अगर आप देखोगे कंपनीज के साथ, कि वो इवेलुएट नहीं करते कि क्या मॉडल चलेगा एंड किस तरह से लॉन्च करना है। इसी पॉइंट के साथ मैं अगर एक और पॉइंट आउट करूं, क्या हो जाता है, कंपनीज की अडेप्टेबिलिटी आ जाती है यहाँ पे, कि वो कितना खुद को पिवट कर सकते हैं मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम पे। बिकॉज हमने स्टार्ट किया जैसे वन ऑन वन कोचिंग, बहुत सही तरीका था, बट अगर हमको 2 साल के बाद पता चल रहा है कि अब मेरे स्केल का लिमिटेशन आ गया है इस पे, तो मुझे इमीडिएटली शिफ्ट करना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल से। इसलिए मैंने इस हाइब्रिड का एग्जांपल लिया। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें बहुत मैटर करती है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत सही से बैठ रहा है, आप कितना शिफ्ट करने के लिए अडेप्टेबल हैं, कितने अजाइल हैं, वो चीजें मैटर करेंगी। आप कब कितना सेल्स मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आ जाता है, बिकॉज वो मैंने एग्जांपल बताया, राइट, 0 to 1, 1 to 10 चली जाती है, कंपनी स्पेंड कर देती है थिंकिंग अबाउट कि आगे हमें क्या करना है। तो वो एक अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमें कितना मैनर रखना है, कितना, एंड टू ऑब्जर्व इट, राइट। तो बहुत बड़ी गलतियां होती है कि लोग डेटा को एनालाइज नहीं करते हैं, अपने पोजीशंस को एनालाइज नहीं करते, हम बस इस होप में चले जाते हैं कि सब चीजें हो जाएंगी। तो वी शुड लर्न टू नो ऑल्सो, say no also, and decide no against couple of things. So I think learning an art of no is also very very important for any founder or for anyone in the world to be making sure that we are in the right space. I think ये 2-3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। या दीपक, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं। और तो अगर हम सम अप करें तो ये तो है कि सबसे पहले तो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो हमारा क्लाइंट होने वाला है उसकी हमें एकदम से सही जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और तीसरा, हमारी जो R&D है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। इट शुड बी एवर गोइंग प्रोसेस। एब्सोल्युटली, हमें कस्टमर को सुनना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं, बिकॉज कस्टमर्स आपको कई बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आई मीन नॉट सही, बट वो सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। सी, एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक कंपनी और एक प्रोडक्ट अल्टीमेटली सॉल्व क्या करता है, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट यू नीड टू फाइंड वेदर द प्रॉब्लम इज सस्टेनेबल और सॉल्व और वायबल और नॉट, विच इज द अल्टीमेट थिंग। यस, ये ना, यू आर राइट। और मैंने अभी एक और बात देखी है कि कई बार जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हैं, हमें लगता है कि इट विल बी बेस्ट सूटेड टू द कस्टमर, बट कस्टमर डजंट लाइक इट, कस्टमर डजंट अप्रिशिएट इट। तो मेरे ख्याल से कोई स्टार्टअप शुरू करने से पहले कस्टमर रिसर्च भी अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि कई बार हम मन में, आई वाज आल्सो इन कॉर्पोरेट, और कई बार हम सोचते थे कि दिस विल बी अ वाओ प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर, और जब हम उसको लॉन्च करते थे देयर वर नो टेकर्स फॉर दैट। तो आई थिंक स्टार्ट करने से पहले अगर हम कस्टमर्स का सर्वे करें या रिसर्च करें कि कस्टमर्स को मतलब भैया चाहिए क्या। मुझे लगता है कि कस्टमर को कंबल चाहिए, लेकिन वो बोलता है कि कंबल तो मुझे गर्मी दे रहा है। सो गिविंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। एग्जैक्टली, एंड इस पे भी ना कस्टमर रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ कर रहे हो, किनके साथ कर रहे हो, और कितने बड़े सैंपल के साथ कर रहे हो सकता है हम कई बार क्या करते हैं कि हम एक ही मार्केट को सैंपल ले लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे ये सही है, तो हम उसको लॉन्च कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, लेट्स से हो गया जनरेटर एज अ प्रोडक्ट और बैटरीज एज अ प्रोडक्ट, राइट। सो यू विल नीड दिस प्रोडक्ट जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा प्रॉब्लम, बट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ पे प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं। लेकिन आपने एक रीजन में रिसर्च किया, आपको लगा बहुत अच्छा, आपने लॉन्च कर दिया, आपका प्रोडक्ट 0 पे था, 1000 तक पहुंच गया, बट वो 1000 का 10,000 होने नहीं हो पाया। यू आर राइट। तो वो भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। वेरी नाइस एग्जांपल, वेरी नाइस एग्जांपल। कि मैंने नॉर्थ में बेच दिया, हिमाचल में बेच दिया, अब बॉम्बे में बेचने जाऊंगा तो देयर विल बी नो टेकर फॉर दैट। There will be no takers for आई that. रियली अप्रिशिएट इट। तो दीपक, आप, मैंने देखा कि आपका ज़्यादातर एक्सपीरियंस, यू हैव वर्कड इन अदर इंडस्ट्रीज आल्सो, बट एज ए स्टार्टअप आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस एडटेक इंडस्ट्री में रहा है। तो हमें, हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई एंटरप्रेन्योर एडटेक इंडस्ट्री शुरू करना चाहता है तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहली बात, एक स्टार्टिंग अप समथिंग और बिग एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इज नॉट वेरी वेरी इजी। तो पीपल शुड नॉट सी दिस एज ओनली अ वैल्यू क्रिएशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओके लग रहा है कि चलो यहाँ पे फंडिंग आ जाएगी, वैल्यूएशन अच्छा आ जाएगा, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। आई थिंक वन शुड बी वेरी वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। इट शुड नॉट बी टेकन एज अ जॉब, इट शुड नॉट बी टेकन एज दैट अप्रोच, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप आपको मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम पे ये क्वेश्चन कराएगी क्या मेरा डिसीजन सही था या गलत। एंड अगर उस पॉइंट इन टाइम अगर आप खुद को क्वेश्चन करने लगोगे तो आप
मार्केट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ, अपने कस्टमर के क्वेश्चन कैसे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, इररिस्पेक्टिव एजुकेशन फील्ड की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए आप क्या सॉल्व करना चाहते हैं, एंड यू आर गेटिंग इनटू द स्टेप फॉर विच you will come out as you will go through multiple hurdles and you'll have to come out as a successful person, right? So it's not only a wealth creation journey, it's about solving the problems of the students end of it, right? अब students के पास आप जाओगे, अब इस because आपने edtech के बारे में पूछा, right? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी डिसाइड करना है कि आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा मार्केट है, राइट? आप स्कूल से स्टार्ट कर सकते हो, तो बच्चों के लिए अर्ली लर्निंग का सिस्टम आ जाता है, जहाँ पे वो लोअर केजीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड के स्टैंडर्ड होते हैं, तो वहाँ पे इटसेल्फ बहुत सारी चीजें आ जाती है। आपको उन बच्चों को पढ़ाने का आपका पूरा तरीका अलग होगा, आपको गेमिफाई करना पड़ेगा, आपको उन चीजों से करना पड़ेगा जिससे वो खुश होते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं, जिससे वो अटैच होते हैं, तो वो चीजें देखनी पड़ती है। जब आप थोड़े सीनियर पे आते हो तो आपको देखना पड़ता है उनके एकेडमिक्स बहुत सीरियस हो सके, उसको भी आप कैसे रखोगे ताकि वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो, इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपल चीजें। तो वो एक तो बहुत बड़ा मार्केट, अगर आप जाओगे और सीनियर क्लास में जाओगे, टेस्ट प्रेप आ जाता है, साइंस का अलग सेगमेंट है, इंजीनियरिंग का अलग सेगमेंट है, आप उसके ऊपर जाओगे, लोगों के बड़े बड़े एग्जाम, यूपीएससी का प्रिपरेशन आ जाता है, कैट का आ जाता है, तो मल्टीपल चीज आपको डिसाइड करनी है कि आपको किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो चीज आप पिक करें, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पास और मार्केट में क्या क्या प्लेयर्स हैं, क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको वो देखना है, वो क्या सॉल्व कर रहे हैं, एंड वो जो सोल्यूशन है वो कितना इफेक्टिव है, क्या उन सोल्यूशंस में कुछ कमी है जो आपको लग रहा है आप सॉल्व करके आप उनसे बेटर वर्जन में प्रोडक्ट बना सकते हो, तो ये भी एक इक्वल इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सही मायने में जो स्टार्टअप कल्चर इंडिया में आया था उस चीज को 12-15-20 साल हो गए हैं, पिछले 15-20 सालों में इंटरनेट भी आया, स्टार्टअप्स भी आए, तो टेक्निकली आप देखोगे हर फील्ड में कुछ ना कुछ सोल्यूशंस आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टअप्स, राइट? बट हमको वो समझना पड़ेगा कि कहाँ पे वो गैप है, कहाँ पे वो, एंड इसी पॉइंट पे एक एंटरप्रेन्योर का पिवट करने का अप्रोच, कितने अजाइल कितने फ्लेक्सिबल होने की चीजें आती हैं कि वो कुछ चीजों को सॉल्व कर सके, बिकॉज शायद जिसने वो सोल्यूशन लॉन्च किया था वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उनको पिवट करने के लिए वो स्टक हो जा रहा है, तो वो इनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फील्ड आ जाता है। एजुकेशन फील्ड में सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, ताकि बच्चों को समझ में आए, विच इज वेयर मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो हाइब्रिड एजुकेशन के बारे में, कि हमको ये इंश्योर करना है कि अगर मुझे 1000 बच्चों को पढ़ाना है तो मैं 1000 बच्चों के लिए 200 फैकल्टीज नहीं ला सकता जो क्वालिटी मेंटेन करेंगे, बट क्या मैं 10 फैकल्टी ला सकता हूँ जो क्वालिटी मेंटेन करके पढ़ा सकते हैं, तो वहां पे ये फील्ड बहुत मैटर करता है। एजुकेशन फील्ड में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है आज की डेट में, बच्चे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे को ये नहीं पता होता वो वीक कहाँ है। बच्चे को अगर मैं बोल दूं चैप्टर है ज्योमेट्री में आप वीक, बट अगर मैं उसको ये बता दूं कि ज्योमेट्री के इस पोर्शन में आप वीक हो और वो सॉल्व कर दूं तो उसका पूरा चैप्टर ज्योमेट्री ठीक हो जाएगा। तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक बच्चे को इवेलुएट कर रहे हैं, बच्चे को किस तरीके से इवेलुएट कर रहे हैं, क्या हम उसको बस मार्क्स बता दे रहे हैं कि आपको 60 on 100 आया है, या फिर आपको ये बता रहे हैं कि 60 on 100 क्यों आया है, कैसे आया है, और वो 40 क्यों नहीं आया है। अगर हम उन चीजों का सोल्यूशन से दे देंगे तो ये फाइनली ये होगा कि बच्चा अचीव करेगा, जो वो स्टूडेंट और एक बच्चा जो अचीव करना चाहता है अपने करियर में, वेदर वो अपने स्कूल में हो और अपने हायर एजुकेशन में हो, या फिर अपने किसी हायर एजुकेशन फील्ड में प्रोफेशनल एजुकेशन भी लेगा। तो इन 3-4 चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू दीपक, मुझे नहीं मालूम था कि ये फील्ड इतना साइंटिफिक है और इतना स्पेशलाइजेशन है। तो मैंने तो 2-4 देखे थे, या तो लोग ट्यूशन शुरू कर देते हैं, या लोग जो है इंजीनियरिंग या सिविल सर्विसेज का या मेडिकल का कोचिंग शुरू कर देते हैं, देयर अर्निंग ह्यूज। और दूसरा एटेक में एक और बड़ा इंटरेक्शन रहता है कि ठीक है एजुकेशन इंडस्ट्री में कम है, एटेक में ज़्यादा है कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, दैट इज देयर। तो उसमें लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घुसना चाहते हैं और उनको लगता है कि आज शुरू किया कल से हमने पैसे बनाने शुरू कर देंगे। बट आपसे बातचीत करके ये लगा कि ये इतना आसान नहीं है। आपको पहले आपका प्रोडक्ट सोचना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट फिट सोचना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट क्या करनी है। और आपने जो ज्योमेट्री का एग्जांपल दिया ये तो कभी भी मेरे दिमाग में नहीं था। हम तो यही बोलते थे कि बच्चा ज्योमेट्री करो, आपने 60 नंबर लेने, 70 नंबर लेने। एंड रियली मार्वलस, आपने बहुत अच्छे आइडियाज दे रहे हैं। आप जो वो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो स्टार्टअप शुरू करने से पहले उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उसके बारे में कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? आई थिंक 2-3 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो है अपने किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि अपने अगले 2-3 साल की प्लानिंग बहुत क्लियरली रखें।
एंड सी आई अंडरस्टैंड कि लोगों के साथ एग्जीक्यूशन में गलतियां हो सकती है, बट अगर प्लानिंग में गलतियां होगी तो वो ज्यादा इश्यूज क्रिएट करती है, बिकॉज देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है गोइंग बैक, बिकॉज आपने वो गलतियां कर दिया ना, वो करेक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप प्लानिंग करो किसी भी चीज की, अगले 2-3 साल का रनवे, आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस होंगे इन डायरेक्शन में, एंड किस तरह से वो आने वाली, अगर आप उन चीजों को क्लियरली पहले प्लान करके रख लोगे तो आपके लिए एग्जीक्यूशन बहुत इजी हो जाता है। एंड व्हेन आई से प्लानिंग, प्लानिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, आपको क्या लॉन्च करना है, आपके फंड एलोकेशंस किस तरह से जाएंगे, आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या चलेंगे, आप कब करोगे और आपको कब मैक्सिमम आरओआई मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एजुकेशन में दे देता हूँ। एजुकेशन में जैसे एकेडमिक सीजन स्टार्ट होता है हमारा अप्रैल में, मार्च अप्रैल में शुरू होता है मोस्ट ऑफ द जगह पे, राइट। तो अगर आप एक कंपनी है जो स्कूल एजुकेशन के स्टूडेंट्स पे फोकस करती है, राइट, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बहुत एक्टिव रखें। तो वो बहुत, अगर आप कोशिश करोगे कि मैं पूरा का पूरा सेम रखूंगा अगले पूरे साल, तो वो बहुत गलत स्ट्रेटजी हो जाती है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अगर मैं चाहूंगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रखूं बहुत एक्टिव, तो किसी काम के नहीं आएगा, वो पैसा आप सिर्फ बर्न कर रहे हो। तो फंड आपको कहाँ कितना यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है, कब आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। बिकॉज अब आपको ये फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, आपकी सेल्स, आपकी मार्केटिंग, आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ये सारे अपने पीक पे होते हैं। तो आपका फोकस इस तरह से होना चाहिए कि मुझे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मेरा फोकस हो कि मैं अपने सेल्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग पे फोकस करूं, एंड उसके बाद मैं अपने बैक एंड, अपने पोस्ट सेल्स पे फोकस करूं, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स के लर्निंग, मेरी फैकल्टीज, मेरे टेस्ट, मेरे एग्जामिनेशंस, मेरे फीडबैक्स, ऑल इन चीजों पे काम करें। तो वो जर्नी प्लान करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप किस मोमेंट पे क्या काम कर रहे हैं, फंड आपको किस तरह से कहाँ एलोकेट करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। एंड आपका प्रोडक्ट कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस प्रोडक्ट पे आपको कब कितना इनोवेट करना है, आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में जाएगा, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट इतने दिन के लिए सस्टेन डेफिनेटली कर सकता है मार्केट में, इसके बाद आई हैव टू मूव टू द फेस टू द प्रोडक्ट, इसके बाद मेरा फेस टू द प्रोडक्ट। बहुत सारी कंपनीज गलतियां क्या करती हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट बना के लॉन्च करना चाहती है। वो एक, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, आपको प्रोडक्ट इतना बनाना है कि जो डेफिनेटली कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अगला जो वर्जन होगा वो उससे बेटर होगा, उसका अगला वर्जन उससे बेटर होगा, तो इस सीक्वेंस में चलेगा। हमें वो चीज ध्यान रखना है। हमें ये चीज भी, एक और चीज का ध्यान रखना होता है, हमें मल्टीपल चीजें साथ में नहीं लॉन्च करनी होती है। बहुत सारी कंपनीज, अगर आप देखोगे किसी भी स्पेस में गलतियां उन्होंने क्या करी है, या कंपनी से जो सीखा है अपने गलतियां देख के, उन्होंने कोशिश किया हर चीजों को साथ में सॉल्व करने का। उसमें क्या होता है, आपका बैंडविड्थ नहीं आता, और हर चीजों को सॉल्व करने के चक्कर में आप हर चीज को 50% सॉल्व करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक सेगमेंट को पिक करें, आप अपने सेक्टर को पिक करें, आप एक कस्टमर टारगेट ग्रुप को पिक करें, और उस चीज को पूरा एंड टू एंड सॉल्व करें बिफोर आप किसी और सेगमेंट पे जा रहे हो। इसमें बस होगा ये चीज कि आपकी हर चीज पहले 6 महीने में नहीं आएगी, आपकी पूरी चीजें 2 साल पे आएंगी बाहर, बट जो हर 6-6 महीने में चीजें आएंगी वो बहुत बेटर वर्जन पे आएंगी, जो आपके कस्टमर्स को भी पसंद आएगा, जो आपके फाइनेंसिस को भी पसंद आएगा, जो आपके इन्वेस्टर्स को भी पसंद आएगा, जो आपको भी पसंद आएगा। वेरी वेल सेड, थैंक यू दीपक। आपने तो बहुत सी नई चीज़ें मुझे बताई है, एंड आई थिंक आवर व्यूअर्स विल बी हाईली बेनिफिटेड विद योर एक्सपीरियंसेस। तो थैंक्स ए लॉट फॉर योर टाइम, और मेरे चैनल पे आने के लिए आपने टाइम निकाला इन स्पाइट ऑफ योर वेरी बिजी शेड्यूल। जो भी गेस्ट मेरे चैनल पे आता है, तो एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और एज ए टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन, मैं उनको अपनी बुक यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर की एक कॉपी देता हूँ। आई होप आई कॉल इट ए बुक विच इज़ ए स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो आप तो सक्सेसफुल Absolutely, एंटरप्रेन्योर हैं, मुझे लगता है कि कुछ बेनिफिट्स आपको भी मेरी बुक से मिलेंगे। तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट एंड आई विल सेंड दिस टू यू बाय कोरियर। Thank you so much, and it's lovely to be a part of such conversations, because बहुत सारी चीजें हमें भी, मुझे भी सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मैं भी शेयर कर पाता हूँ, एंड डेफिनेटली हम एक साथ एक बेटर दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट वी डू दैट। Excellent, excellent. I like the thought. And again, thanks for your time. थैंक यू सो मच। Friends, इस स्टार्टअप के स्टालवर्ट से बात करके मुझे तो बहुत सारी जानकारी मिली। मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छी जानकारी मिली, और जो लोग अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली होगी। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, हम बहुत से और जानकारी वाले और प्रैक्टिकल इंटरव्यूज लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, then please press like and share button and subscribe to my channel.
Don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.